नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आरके कंपटीशन क्लासेस पे। आज अपन अध्ययन करेंगे सूत्र कणिका, जिसे अपन माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन इस डायग्राम का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में आपको थ्योरी बताऊंगा। तो जो डायग्राम दिया हुआ है वो माइटोकॉन्ड्रिया का है, जिसे हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके डायग्राम के देखने से ही अपने को पता चलता है कि ये दो झिल्ली से बना है। ये तो इसकी बाहर वाली कवरिंग है, बाहर वाला आवरण है जो ठोस दिखाई दे रहा है आपको, और ये आंतरिक वलन है जो अंगुली जैसी प्रवृत्त बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्र कणिका द्विझिल्ली से आवृत कोशिकांग है। इसकी बाहरी झिल्ली ये रही और इसकी आंतरिक झिल्ली ये है। ठीक है, अब देखो आंतरिक झिल्ली क्या है, अंदर की ओर वलन बना रही है, ऐसे अंगुलीनुमा प्रवृत्त बना रही है। इन अंगुलीनुमा प्रवृत्तों को अपन कहते हैं क्रिस्टी। इन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली अंदर की ओर वलित होकर क्या बनाती है, क्रिस्टी का निर्माण करती है। और इस आंतरिक झिल्ली के अंदर ही छोटे छोटे कण जुड़े हैं। देखो ये जो कण दिख रहे हैं आपको, ये कण धसे हुए होते हैं। इसमें इन कणों को अपन ऑक्सीसोम या F1 कण या F1 कारक कहते हैं। ठीक है, जो ऊर्जा यानी एटीपी के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर छोटे कोशिकांग, वही राइबोसोम, सबसे लाडला कोशिका अगर छोटे छोटे गोल गोल डॉट दिख रही है आपको, ये क्या है, राइबोसोम है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में एक डीएनए अणु पाया जाता है। ये प्रश्न रीड में आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग है जिसमें डीएनए अणु उपस्थित होता है। तो वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा हरित लवक भी होता है। अगर अपन पादप कोशिका की बात करें तो वहां पे हरित लवक भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये देखो एकल देखो धागेनुमा संरचना, गोलाकार जो धागेनुमा संरचना है, इसे अपन क्या बोलेंगे, वृत्ताकार डीएनए अणु। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, इसलिए अपन इसे एमडीएनए, इस डीएनए के टाइप को यानी इस डीएनए के प्रकार को क्या कहेंगे, एमडीएनए या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो इस जो विशेषता है माइटोकॉन्ड्रिया की, मतलब इसके अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है और ये कोशिका के डीएनए का उपयोग नहीं करता है। तो इस विशेषता के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। देखो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहने के पीछे कारण ये है कि इसके अंदर प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो एंजाइम तथा जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए वो इसके अंदर खुद का ही पाया जाता है। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। अपन जब प्रोटीन पढ़ेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, डीएनए कैसे प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। यहां पर आपको केवल ये ही याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होने के कारण इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, मतलब कोशिका का ऐसा अंग जो क्या हो, कोशिका पर आद्य रूप से क्या हो, उस पर निर्भर हो, मतलब पूर्णतः निर्भर नहीं हो। और बाकी जो कोशिकांग है वो सभी क्या होते हैं, पूर्णतः निर्भर होते हैं। अब अगर पादप कोशिका की बात करें तो वहां हरित लवक आ जाएगा। ठीक है, वो भी क्या होता है, अर्ध स्वायत्त होता है, उसमें भी खुद का डीएनए पाया जाता है। इसलिए अपन इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। और इसके अंदर जो गाढ़ा जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है उसे अपन मैट्रिक्स कहते हैं। और इस मैट्रिक्स के अंदर विभिन्न प्रकार के शोषणीय एंजाइम पाए जाते हैं जो शोषण की प्रक्रिया को संपन्न करवाते हैं। अब देखो जो शोषण प्रक्रिया है, अब अधिकतरों को मतलब ऐसा पता होगा, शोषण की परिभाषा मतलब ये समझते होंगे कि अंतर शोषण करना और बहिः शोषण करना, ये शोषण है। नहीं, ये शोषण नहीं है, ये अलग प्रक्रिया है, शोषण की ही प्रक्रिया है। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसे श्वसन कहते हैं। अब श्वसन का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब यही होता है कि अंतर शोषण के द्वारा किसी जीव के द्वारा ली गई ऑक्सीजन, मतलब अंतर शोषण जैसे करेगा तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद में वो ब्लड में जाएगी, ब्लड से कोशिकाओं में जाओगी। ठीक है, कोशिका में जाने के बाद वहां जो भोजन अपन ने लिया है, जैसे अपने जो भी भोजन लिया वो टूटकर किसमें टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है। अब उस ग्लूकोज का क्या करना है, ऑक्सीकरण। ये जो प्रक्रिया होती है इसे शोषण कहते हैं। मतलब जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीकरण करना शोषण कहलाता है, जिससे क्या हो, एटीपी का उत्पादन होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे भोजन लिया, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया,
पाचन की सहायता से, और वो ग्लूकोज में टूट गया। ग्लूकोज में टूटने के बाद में जो अंदर शोषण द्वारा ऑक्सीजन आई है शरीर में, और वो कहाँ जाएगी? रक्त में, रक्त से कोशिका में। अब वहां उस ग्लूकोज का क्या करना? पाचन करना, या ऑक्सीकरण को लेने पर क्या करना? ऑक्सीकरण करने से अपने को क्या मिलेगी? उससे ऊर्जा को एटीपी के रूप में ऊर्जा यहीं से निकलेगी। ठीक है, इस अवन कण की सहायता से एटीपी का निर्माण होना, इस प्रक्रिया को अपन श्वसन कहते हैं। ठीक है, वो श्वासन हो गया। ठीक है, अब बाहर सांस छोड़ना और अंदर लेना, वो श्वासन है। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो इसके हिस्टोरिकल पार्ट की बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं, और उसके बाद में कार्य की बात करेंगे। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो सर्वप्रथम कोलिकर नाम के वैज्ञानिक ने जो कीट हैं उनकी उड्डयन पेशियों में किया था। कीटों की उड्डयन मतलब उड़ने वाली पेशियों के अंदर किया था, और इन्हें अपन सार्कोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम है सार्कोसोम भी कहा जाता है। कई बार पूछ लेते हैं, याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया का एक अन्य नाम है सार्कोसोम। और जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द था वो एक वैज्ञानिक जिनका नाम है सी बेंडा, ये रहा सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था। और इसकी आकृति सामान्यतः मुख्यतः तो बेलनाकार होती है, और इसे अपन गोलाकार भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब संरचना की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया की अगर संरचना को, अगर डायग्राम को देखें तो अपने को पता लगता है यह द्विझिल्ली से आवृत कोशिकांग है। यह झिल्ली से आवृत कोशिकांग है। आप यहाँ पे ऐसे लिख लो, दो झिल्ली से द्वि। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख लेना, यह द्विझिल्ली से आवृत कोशिकांग है। और वो दोनों झिल्ली कैसी होती है? बाहरी और आंतरिक झिल्ली में बटी होती है। ठीक है, बाहरी और आंतरिक झिल्ली में बटी होती है। अब अगर बात करें आंतरिक झिल्ली की, तो आंतरिक झिल्ली अंतर्वलित होकर कृष्टि का निर्माण करती है। वही चीज मैंने आपको जो पहले समझाई थी, वही थ्योरी में, कि आंतरिक झिल्ली अंतर्वलित होकर कृष्टि का निर्माण करती है। ठीक है, और इस कृष्टि में F1 कण, ये देखो ऑक्सीसोम जिन्हें F1 कण कहते हैं, ये धसे होते हैं। ठीक है, इसमें जेली जैसा पदार्थ भरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ये जेली जैसा पदार्थ भरा, उसे क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स में एक डीएनए अणु मैंने बताया आपको, ये धागेनुमा संरचना डीएनए पाया जाता है, जिसे एमडीएनए कहते हैं। लिख लेना, एमडीएनए भी बोल सकते हैं अपन, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो एमडीएनए, और क्या पाया जाता है? राइबोसोम, छोटा राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम भी क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। ठीक है, और क्या पाई जाती है? शोषण प्रक्रियाओं से संबंधित एंजाइम उपस्थित होते हैं। मतलब शोषण की जो प्रक्रिया, ग्लूकोज को तोड़ने में जो काम आता है, वो जो एंजाइम है वो सभी किसमें पाई जाती है? इस मैट्रिक्स में पाई जाते हैं। और एक प्रमुख चक्र चलता है इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जिसे अपन बोलते हैं क्रेब्स चक्र। तो क्रेब्स चक्र आपके एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि क्रेब्स चक्र निम्न में से कौन से कोशिकांग से संबंधित है? तो आपको उत्तर देना है कि क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका से संबंधित होता है। वो इसके मैट्रिक्स के अंदर संपन्न होता है, जिससे क्या होता है कि जो पाइरुविक अम्ल है उसको तोड़ना है एसिटाइल कोएंजाइम की सहायता से, और एटीपी का क्या करना है? निर्माण करना है। आपको ज्यादा नहीं सोचना है, बस आपको तो यही याद रखना है कि जो क्रेब्स चक्र है, मैं नाम लिख देता हूं, एक लाइन लिखे ना आप सिंपल सी, कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। और इस क्रेब्स चक्र के संपन्न होने से ही क्या है? ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, अब ऊर्जा के निर्माण के होने के कारण इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, पावर हाउस। क्या बोलेंगे इसे? पावर हाउस ऑफ सेल। इसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। आशा करता हूं आप सभी को यहां तक समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।